एक क्लास में हम लोग पढ़े थे करंट की 1 एम्पियर क्या होता है, हम लोग डिफाइन किए थे। और आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल स्टार्ट, ये जो पोटेंशियल वर्ड है बहुत फेमस वर्ड है। पहले भी सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, अभी सुनने को मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल को जानेंगे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है ये जानेंगे। इन्हीं सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम अ प्लेस एट अ हायर लेवल टू अ प्लेस एट अ लोअर पोटेंशियल और लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एट टू लेवल्स। बिल्कुल, वाटरफॉल हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ये हम लोग बार बार देख चुके हैं कि डिपेंड नहीं करता है कि कितना डिफरेंट है हाइट का, पर हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग ये भी देखे हैं कि सिमिलरली टेम्परेचर में भी देखे हम लोग कि जो अगर चाय रख दें तो चाय ठंडा होने लगता है, गर्म चाय रख दें तो ठंडा होने लगता है। तो होता क्या है कि एटमोस्फेयर जो गर्म चाय है वो उधर से हीट ट्रांसफर करने लगता है इन्वायरमेंट में। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो जो इन्वायरमेंट से हीट ट्रांसफर होने लगता है कोल्ड ड्रिंक में, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में यहाँ भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहा है। यही लिखा है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। डिपेंड नहीं करता कि एक अभी थोड़ा देर पहले कोल्ड ड्रिंक और जैसे ये चाय, फिर ये कोल्ड ड्रिंक और ये एटमोस्फेयर है। तो एटमोस्फेयर क्या किया, टी से हीट लिया और एटमोस्फेयर क्या किया, कोल्ड ड्रिंक को हीट दिया। तो इरिस्पेक्टिव जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखते हैं कि अगर ये हायर टेम्परेचर है तो इस और ये लोअर टेम्परेचर है, कंपैरिजन किए तो यहाँ से यहाँ गया, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर किया। सिमिलरली जब एटमोस्फेयर और कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं तो एटमोस्फेयर से हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है कोल्ड ड्रिंक में। तो ये सब हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। तो वैसे ही हम लोग करंट में भी अज्यूम किए कन्वेंशनल है हमारा, मतलब ये ऐसे ही हम लोग मान लिए कि ऐसे ही चलता आया है। करंट में भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट जाता है। पर हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं, जैसे पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करते हैं। बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ही लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के फ्लो तो लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल में होगा। कैसे होगा सोचो, अगर ये हमारा ज्यादा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ चार्जेस क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तभी ना ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज है सब, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। सब सर, तो ये तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और आप बताएं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग कहते हैं डेफिनेशंस में कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। किधर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। और हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, कंपलसरी थोड़ी है। यहाँ से प्रोटॉन भी आ सकता है, यहाँ से तो कह सकते हैं प्रोटॉन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ये करंट का डायरेक्शन। लेकिन हम लोग सब के सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को बार बार कह रहे हैं अच्छा लगता है, ये कन्वेंशनल हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, तो छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से इधर, तो इस करंट जो कुछ मूव कर रहा है तो यानी बाई टी करेंगे तो हमको करंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो इस करंट के कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
आई बात समझ में? और ये जो करंट इधर से इधर आ रहा है इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जब हम लोग करंट की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे। तो चलो एक बार रीडिंग दे लेते हैं। हाँ, हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जैसा बताएं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी मूव करेगा, अगर दोनों के दोनों न्यूट्रल है तो क्यों ही मूव करेगा। आई बात समझ में? Similarly electric charge move from one point there that does electric potential determine the direction of flow of electric current। बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल, और इधर मूव कर रहा है क्या, प्रोटॉन्स। पर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का जानते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स अगर मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम लोग को क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। Charge flow from a body at higher potential to a lower potential. By convention, a positively charged body is always at a higher potential as compared to negative charge। convention है हमारा कि ऊपर होता है, कंपल्सरी नहीं, हम लोग मान लिए हैं, ये ऐसे ही आगे बढ़ता गया है क्योंकि हम लोग नेचर में ऑब्जर्व किए कि सब कुछ ऐसा होता है, तो करंट में भी होता होगा। If positive charge like proton or positive ions are free to move, they would move from higher potential point to lower potential point। Usually the movement or charge implies the movement of electrons, क्योंकि electrons जो होते हैं वो free to move होते हैं। It is clear that electrons will move from lower potential to higher potential। जैसा हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन तो lower potential से तो higher potential की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। This constitute electronic current। जस्ट बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इसकी वजह से जो करंट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन हमारा कन्वेंशन है कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले को, इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट वाले को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन ये हमको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये बस पता होना चाहिए, जैसा कि हम थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन भी किए थे कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज देता है कन्वेंशनल करंट, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। As discussed earlier, concentration of charge determines the electric potential at a point। उस पॉइंट जितना कितना चार्ज कंसंट्रेटेड है उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। अब ये सही भी है और गलत भी। अभी सही मानते हैं, फिर इसको हम बताएंगे क्यों गलत। बेसिकली देखो होता क्या है कि कोई भी कितना चार्ज है इससे हम लोग उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, बस ये हमारा नॉर्मल पोटेंशियल का नॉलेज हुआ। पर हम लोग किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मतलब अभी तो आप बोले कि पोटेंशियल निकाल लेते हैं, कहते हैं पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। बात ऐसा है कोई भी पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। पोटेंशियल हमेशा, जब हम लोग पोटेंशियल का बात करते हैं पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का बात करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअल चीज है, कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो सिर्फ उस पॉइंट का बात नहीं करते हैं, वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं उसके और इंफिनिटी के बीच में। इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी हम लोग मान के चलते हैं कि जब वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज को आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं, तो इनफाइनाइट पे उसका जो, उसके वजह से जो इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का, वो जीरो आएगा। मतलब इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? जीरो। वो भी क्या है? डिटरमाइन नहीं है, मान लिए हैं ताकि हर जगह का पोटेंशियल निकाल सके। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में तुम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि अगर हम 5 के स्पीड से चल रहे हैं और तुम 10 के स्पीड से चल रहे हो, तो हम दोनों, अगर हम
ऑब्जर्वर बन जाए तो तुम मेरे हिसाब से कितने के स्पीड से चल रहे हो, 5 के स्पीड से चल रहे हो। तो वैसे ही इंफिनिटी का मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल होगा 5 पोटेंशियल और इस पॉइंट का 10 पोटेंशियल। अगर हम इंफिनिटी को 0 मान लें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 5। अगर इंफिनिटी को 0 मानने के लिए -5 करना पड़ेगा तो हर पॉइंट में -5 होगा। तो इंफिनिटी को हम लोग 0 मान लिए हैं और उसी से हम लोग हर जगह का पोटेंशियल निकालते हैं। तो जब हम लोग अब पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करते हैं तो बेसिकली किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंफिनिटी का और उस पर्टिकुलर पॉइंट का। समझ आया? तो this can be increased by bringing charge at a point. In doing so some work has to be done on the charge. हाँ बिल्कुल, हम लोग को अगर पता करना है कि पोटेंशियल कितना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कुछ उस चार्ज, देखो अगर ये चार्ज है, हमारा चार्ज है Q और इस पर्टिकुलर एक चार्ज है Q, अगर इसको हम यहां से यहां लाएंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक फील्ड एग्जिस्ट होगा, तो वो उसको अपोज करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा हम लोग को ताकि ये चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ सके। अगर हमको इतना इसी पॉइंट पे लाना है, आई बात समझ में? चलो, in doing so some work has to be done on charge. This work is stored as electric potential at that point. बिल्कुल, the electric potential can be measured in terms of work and is defined to be work done in bringing one unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential. जैसा कि हम बताएं कि इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को जितना लाने में हमको होगा वर्क करना पड़ेगा। क्यों हम इंफिनिटी बोल रहे हैं? क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल जो होता है वो 0 माने हैं, तो वहां से जो लाने में जो डिफरेंस यहाँ आता है, जो आएगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, 1 यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे B = W/Q होता है। तो अगर 1 यूनिट करेंगे तो V और W बराबर, जैसे 1 एम्पियर पढ़े वैसे ही। So the electric potential is measured in volts. The electric potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing. Same definition, अगर 1 volt का definition कोई पूछ दे तो क्या होगा? 1 joule of work done to bring unit positive charge from infinity to a particular point. तो बेसिकली क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ज्यादा क्लियर कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग जिक्र करेंगे। बस इतना समझ जाना है कि जब हम लोग पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट की बात करते हैं तो बेसिकली क्या बात कर रहे होते हैं? उस पर्टिकुलर पॉइंट और इंफिनिटी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे क्लियरिटी बेटर आ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। Potential difference. To bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field, some work has to be done, which is called electric potential. Within an electric field, a unit positive charge has to move from one point to another against the direction of field. Some work has to be done, which is called potential difference between two points. बात क्या है कि जब यहां से हम लोग इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जितना वर्क डन लगता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से, तो वो हमको देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज को मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा कुछ और अलग वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। बेसिकली ये भी बिटवीन टू पॉइंट्स है। क्या क्या है? अगर ये A है और ये इंफिनिटी है तो ये VA माइनस क्या है? V इंफिनिटी है।
आई बात समझ में? पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। सो VA माइनस जीरो इज इक्वल टू VA। सो हमको ये दे दिया पोटेंशियल एट अ पॉइंट का। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बेसिकली क्या हुआ? पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। आई बात समझ में? चलो अब हम लोग ये देखेंगे कि like electric potential, the potential difference is also measured in volts. Let Q be the coulomb charge move from point A to B in an electric field when the work done is W. अब देखो, पॉइंट A से पॉइंट B तक में मूव कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से अगर यहां लाने में हमको VB माइनस V इंफिनिटी मिला, यानी ये किसके बराबर? VB के। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का जीरो। और एक पॉजिटिव चार्ज को वही सिमिलरली लाने में अगर हमको VA मिल गया, तो VA हमको कितना दे दिया? VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू VA। क्यों? क्योंकि V इंफिनिटी क्या हो गया? जीरो। सो अगर इस चार्ज को यहां से यहां लाने में हमको क्या लगेगा? VA माइनस VB इक्वल्स टू W बाय W। क्या है? इस पर्टिकुलर रेंज में जो मूव करा रहे हैं। तो बेसिकली अगर यहां से यहां लाने में W वर्क लगा, WA वर्क लगा था, और यहां से यहां लाने में WB लगा था, तो ये W किसके बराबर है? WA माइनस WB बाय Q। और चार्ज Q क्या है? अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, चार्ज Q जो यहां से यहां मूव कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे फिर से, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है। जैसा कि हम बताए थे कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो हम किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट का और इनफाइनाइट। आई बात समझ में? इनफाइनाइट पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम, बार बार अज्यूम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग को रेफरेंस, अगर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ का, अगर हमें पता ही नहीं है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कैसे प्लॉट कर पाएंगे बाकी सब? तो जीरो को हम लोग सेंटर ऑफ ओरिजिन मान लेते हैं कि इसी के तुलना में हम लोग सब पॉइंट्स को प्लॉट करें। सिमिलरली इनफाइनाइट को हम लोग मान लेते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई भी इफेक्ट उस इनफाइनाइट दूरी पर कुछ नहीं होगा। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो, शून्य। तो जब इनफाइनाइट से और हाँ, इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। आई बात समझ में? तो समझो, अगर वो ये पॉइंट है, पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है, मतलब इनफाइनाइट और पोटेंशियल एट ए के बीच का जो डिफरेंस है वो VA है। इनफाइनाइट का जीरो है, तो VA माइनस इनफाइनाइट, VA माइनस B इनफाइनाइट इक्वल्स टू VA। क्यों? क्योंकि B इनफाइनाइट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो हमको पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिल गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा? VB माइनस B इनफाइनाइट इक्वल्स टू VB। क्यों? क्योंकि B इनफाइनाइट फिर से क्या होगा? जीरो। दो पॉइंट के बीच में क्या? दो पॉइंट जो कि दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट नहीं, दोनों का वैल्यू कुछ है, तो VA माइनस BB अगर करेंगे तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो इसमें कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों के दोनों को जो निकाले हैं वो इनफाइनाइट के रेंज में निकाले थे, तो इसको पोटेंशियल एट पॉइंट कह सकते हैं। पर जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस BB, ये VA माइनस BB क्या हुआ कि अगर एक चार्ज Q है यहाँ, और इसको अगर हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, या चार्ज Q यहाँ पर है और यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमको पोटेंशियल लगेगा वो VA माइनस BB लगेगा, और वर्क डन अगर जो लग रहा है यहाँ से यहाँ लाने में वो W बाई Q, क्योंकि चार्ज Q आ रहा है, तो VA माइनस BB इज इक्वल टू W बाई Q। जब हम लोग कहेंगे कि
पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका मतलब क्या है 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम। सेम चीज है, समझ आया? आई होप आ गया हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 5 joules of work is done in moving, हाँ तो फॉर्मूला जो हम लोग को यहाँ मिला वो क्या मिला, V is equal to W by याद है। चलो यूनिट ऑफ V क्या होता है, वोल्ट। 5 joule of work is done in moving इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 सेकंड टू अनदर। व्हाट इज, तो इलेक्ट्रॉन्स में दिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कूलम्स में कर लेंगे। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 into 10 to the power minus 18, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितना है टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम डिवाइड कर दें 12.5 into 10 to the power 18, 6.25 into 10 to the power 18, तो हमको कूलम मिल जाएगा। सो 2 कूलम चार्ज है टोटल जो ट्रांसफर हो रहा है जब 5 जूल का वर्क डन करते हैं एक वन एंड ऑफ एन कंडक्टर टू अनदर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V इज इक्वल टू जितना वर्क डन किए बाय टोटल चार्ज कितना मूव किया। अगर वर्क डन किए हम 5 जूल का, चार्ज मूव किया 2 कूलम, तो कितना हो गया 2.5 कूलम पर कूलम, जिसको कहते हैं 2.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अगर इस फिर से एट अ पॉइंट दिया मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का और इंफिनिटी का डिफरेंस है, ठीक है। बार बार हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है बस उस पर्टिकुलर पॉइंट का और इंफिनिटी का। क्योंकि डिफरेंस अगर तुम डेफिनेशन में देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था कि इनफाइनाइट से एक कूलम चार्ज ला रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज क्यों को लाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट इनफाइनाइट से। तो यही दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो इनफाइनाइट की जगह दूसरा पॉइंट मान ले और यूनिट चार्ज की जगह अगर नॉर्मल क्यू चार्ज मान ले तो दोनों सेम हो गए। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको ब्रॉड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। अगर समझ जैसे कैसे, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इस ये V1 है हमारा, ये V2 है हमारा, इस पर्टिकुलर से चार्ज Q को यहां से यहां तक ले जाना है, ठीक है। अगर V1 को हम 0.1 मान ले दिया हुआ, V2 को हम इनफाइनाइट मान या सॉरी V1 को इनफाइनाइट मान ले और V2 को 0.1 मान ले, ये डेफिनेशन हो गया किसका, डेफिनेशन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेकिन अगर V2 को कोई फिक्स पॉइंट माने और V1 को भी वही माने और Q को यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना मान के बस Q ही माने, ये किसका डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के दोनों सेम है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसेट है क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सबसेट है क्या, पोटेंशियल। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 0.5 volt when charge 3 coulomb was brought from infinity to that particular point। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का 0.5 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला देखो यूज कर रहे हैं। मतलब V उस पर्टिकुलर पॉइंट पे माइनस V इंफिनिटी इक्वल्स टू W बाय Q, करेक्ट। V1 क्या है 0.5, V इंफिनिटी क्या है 0, W क्या है निकालना है हम लोग को, Q क्या है 3 कूलम, है ना 3 वोल्ट। तो 0.5 into 3 वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम किसके बराबर होता है, जूल के बराबर, ये 1.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2
ends of a conductor is 10 volt and 5 volt respectively. अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इस पॉइंट पे 10 है, इस पॉइंट पे 5, ये हमारा VA है और ये हमारा VB। मतलब VA क्या है, VA माइनस V इंफिनिटी, VB क्या है, VB माइनस V इंफिनिटी। ठीक है, 5 joule of work needs to be done to move certain amount of charge from end of higher potential to lower potential। higher potential क्या है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना चार्ज मूव कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पता ही है, चार्ज 5 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू W बाई Q। VA क्या हो गया 10, VB क्या है 5, माइनस 5 इज इक्वल टू W दिया हुआ है ना 5 जूल, और Q निकालना है तो कितना आया, Q हमारा 1 कूलम आ गया। ये 5 के बराबर, 5 कट गया तो Q इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पोटेंशियल पे बनाते हैं, आई होप कर लोगे। अभी हम लोग बात करेंगे करंट इन कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो के बारे में जो कंडक्टर है, ये केमिस्ट्री में अच्छे से हर्ष बता देगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ाएगा। तो हम कंडक्टर्स के का बता देते हैं कि कैसे करंट मूव करता है। बेसिकली ये 10th का सिलेबस नहीं है, पर दे दिया तो बता देते हैं। हाँ, बहुत कुछ होगा इसमें जो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स, a potential difference can be produced between conductors in form of metallic wire if it is connected between two terminals of a cell. The end wire of connected to a positive terminal is higher potential, while the end connected to the negative terminal। बिल्कुल कि अगर ये सेल है हमारा, अगर ये हमारा कंडक्टर है, ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब करंट इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करेगा। अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। आई बात समझ में? तो पहले हम लोग को ये जानना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, तो जब तक कनेक्टेड नहीं है वो लोग बैटरी से, तब तक वो लोग ऐसे फ्री मूव करते हैं, मतलब रैंडम मोशन, कोई भी एक मोशन नहीं, मतलब कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। समझ लो कि करंट उनमें डिसिप्लिन ला देता है। तो अगर कोई टीचर नहीं है क्लास में तो बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन टीचर क्लास में तो सब ऑर्गेनाइज वे में बैठ जाएंगे। तो करंट बैठने की जगह ऑर्गेनाइज वे में लाइन में, मतलब असेंबली लाइन में टीचर रहते हैं तो सब ऑर्गेनाइज वे में मूव करते हैं अपने क्लास के तरफ। तो जब करंट नहीं होता है तो रैंडम मोशन होता है, सब एक दूसरे से टकराते हैं, वाइब्रेशन एंड ऑल, मूव रैंडमली उसी में बीच में करते रहते हैं। जैसे कनेक्ट बैटरी से क्या होता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग जानते हैं कन्वेंशन हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर मूव कर रहा है मतलब कन्वेंशनल करंट इधर मूव करेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, है कि नहीं? देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट हमारा इधर की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली करंट इन कंडक्टर्स क्या करता है, ये हम लोग ये जो कंडक्टर के अंदर है यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। A conductor consists of large number of free electrons which are in random motion just like molecules in air। बिल्कुल just like बच्चे जब टीचर ना हो, when it is connected across a cell or a battery these free electrons begin to drift from lower potential to higher potential। एकदम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यहाँ पर सेल क्या हो गया हमारा, टीचर। This constitutes electronic current, इधर की तरफ मूव करेगा। 10 free electrons are responsible for flow of electronic currents in electric currents in conductor। However, direction of convection current is opposite to electronic current from higher potential to lower potential direction। क्योंकि हम लोग नेचर में जो भी पढ़े जैसा बताए थे, सब लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो मान के चलते हैं कि करंट भी वही चीज फॉलो करेगा और सेम चीज हम लोग इसमें भी सीखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी यही है कि जब कनेक्ट करते हैं NaCl, रफली बता देते हैं NaCl है, Na+Cl- है, तो Cl-
पॉजिटिव वाले में जाएगा और Na+ जो है नेगेटिव वाले में जाएगा, यही है रेजिस्टेंस। अब करंट मूव कर रहा है, नेचर का सबसे खासियत बात क्या है ना, अगर किसी चीज को मूव करवाता है तो उसको रोकने का भी पहले से फॉर्म कर देता है। बहुत कमाल का नेचर, कुछ कोई भी चीज को एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है। तो करंट अगर मूव करने का उसके पास पावर या बैटरी मिलते ही, तो करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस नाम का चीज भी एग्जिस्ट करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन है बेसिकली हमारा करंट के मूवमेंट। तो होता क्या है, पढ़ लेते हैं। करंट कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी owing to presence of large number of electrons, बिल्कुल। when a potential difference is applied across a conductor, these electrons begins to drift। जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े, जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं। a fixed as well as the fixed positive ions, the fixed ions are formed from atoms which gives free electrons, thus even conductor conduct electricity at the same time it offers some obstruction to the flow of charge। so basically क्या कहना चाहता है ये कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो आपस में उनका कोलिजन होता है। उस कोलिजन के साथ एक ऑब्स्ट्रक्शन भी आएगा, क्योंकि कोई तेजी से मूव करेगा, कोई स्लो मूव करेगा। जैसे असेंबली लाइन में ही ले लो, सब बच्चे एक ही स्पीड से थोड़ी मूव करते हैं, जानबूझ के कोई आगे वाला की स्पीड डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा, धक्का देगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ये होता है, पर इसी की वजह से वो मूव भी कर पाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का आगे चल के तुम लोग सीखोगे, वाइब्रेशन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, समझो। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके, जिस बगल वाले इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया, ये ऐसे ट्रांसफर करके बगल वाले को बताया, ये अलग अपने बगल वाले को, ये अलग। इतना तेज प्रोसेस होता है कि वाइब्रेशन से जाके इंफॉर्मेशन बोलता है भाई लाइट जल जा, हो गया सर्किट कंप्लीट। ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके आगे जाता है, सब इलेक्ट्रॉन छोड़ा करता है, एक दूसरे को बता देते हैं। ये कोलिजन जो ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देता है, मतलब करंट को फ्लो करवा देता है। As the collision suffered by drifting electron increases, the resistance offered by the conductor also increases. Thus the resistance depends basically on arrangement of atoms and configuration of electrons under the atoms of conductor। बिल्कुल, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, कि वाइब्रेशन से कितना भी तेजी से इंफॉर्मेशन, जैसे आप समझो ये वाइब्रेट करके बताया, ये वाइब्रेट करके बताया, वाइब्रेट करके बताने में जितना समय लगेगा उतना फटाक से ऐसे तेजी से जाने में समय लगेगा। तो जितना कम कोलिजन होगा और उतना तेजी से मूव करेगा, तो तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाएगा कि भाई लाइट जला। The SI unit of resistance is ohm। ओम बोलते हैं इसको, ये सिंबल होता है ओमेगा कहते हैं। किलो ओम का मतलब 10 टू द पावर 3 ओम, मेगा ओम का मतलब 10 टू द पावर 6 ओम, गीगा ओम का मतलब 10 टू द पावर 9 ओम। वैसे ही माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अब रेजिस्टेंस है तो कुछ कंडक्टेंस भी होगा। अगर रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, ये जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। अगर हम कहते हैं कि ये इतना रेजिस्टेंस है तो उसका 1/R करेंगे तो हम कहेंगे उतना कंडक्टेंस, मतलब ये अलाउ कर रहा है कंडक्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं महो या ओम पावर -1। बेसिकली ये दोनों यूज करते हैं, साइमन भी बोलते हैं, पर हम लोग महो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अगर एग्जिस्ट करता है, एक और होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को। रो क्या हुआ, मटेरियल का प्रॉपर्टी हुआ जो कि फिक्स होता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होता है, वो भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे सब में वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो हर मटेरियल
का फिक्स होता है, वो डिफाइन करता है कि वो मटेरियल कितना अच्छा से कितना अच्छा से करंट को रोक सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वही कंडक्टिविटी में कितना अच्छा से जाने फ्लो करने दे सकता है। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग R इज इक्वल टू रो L बाई A ये सब जानते हैं। तो जब हम G का बात करते हैं तो 1 बाई R हो जाता है, तो 1 बाई R हो जाएगा, मतलब 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई रो L A। 1 बाई रो को क्या कहते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा A बाई L हमारा G। आई बात समझ में? बस हमें ये ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग बार बार निकाल सकते हैं। तो अब नया जो आएगा वो होता है सुपर कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, सुपर मतलब सुपरमैन, मतलब बहुत पावर। सुपर कंडक्टर मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने दे, सबसे ज्यादा क्या कंडक्ट करने दे सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी को या कंडक्ट करने के, कौन दे सकता है जिसमें हल्का सा भी रेजिस्टेंस ना हो। तो कंडक्टर एग्जिबिट्स अ फेनोमेना नोन एज सुपरकंडक्टिविटी एट अ वेरी लो टेंपरेचर नोन एज क्रिटिकल टेंपरेचर। उस पर्टिकुलर टेंपरेचर को क्रिटिकल टेंपरेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेंपरेचर के बाद मतलब उससे लोअर में जो कंडक्टर है वो क्या करने लगता है, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट जितना आया उतना चला गया, मतलब कोई टकराव नहीं, एकदम तेजी से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आया? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत लोअर टेम्परेचर में लैबोरेटरी में ऐसा किया जा सकता है, जो हम लोग को देखने मिलता है ऐसा पॉसिबल नहीं। तो जो फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो होता है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर हमको रो देता है, मतलब मटेरियल, उस मटेरियल में कितना पावर है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहते हैं जिसको, ये फिक्स क्वांटिटी होता है, इसको कितना पावर है रोकने का। हर मटेरियल का फिक्स होता है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स नंबर होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 तक। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बताएंगे। सिमिलरली दूसरा जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर कंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो R डिपेंड्स ऑन रो, R डिपेंड्स ऑन L, R डिपेंड्स ऑन 1/E। अगर तीनों के ऊपर डिपेंड करता है तो तीनों को हम लिख सकते हैं साथ में रो L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे अगर, तो यही प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, तो फिक्स क्वांटिटी है ना, यही डिपेंड करता है। थोड़ा सा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, अगर हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसके बराबर है, रो के बराबर है। तो R इज इक्वल टू रो L/A हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी जस्ट बताएं, हर मटेरियल का फिक्स्ड होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टिंग मटेरियल। इट इज characteristic property of conducting material and independent of size and shape of the conductor। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर हम लोग को अभी उसके बारे में जानने का जरूरत नहीं है। तो ये है आज का हमारा सेशन जो डील किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, जो डील किया पोटेंशियल डिफरेंस से, उन लोगों के बीच का मतलब जाने वो होता क्या है, उन लोगों के बीच लाइट जो हल्का सा अलग है दोनों में क्या है वो भी जाने। फिर हम लोग ये जाने कि कैसे मूव करता है कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स, करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर हम लोग रेजिस्टेंस जाने, फिर हम लोग कंडक्टेंस जाने, फिर हम लोग रेजिस्टिविटी जाने, फिर हम लोग कंडक्टिविटी जाने, फिर हम लोग R का फॉर्मूला
क्या होता है वो जानो। सिमिलरली लास्ट चीज है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो इज इक्वल टू, निकाल सकते हैं कैसे, अगर हमारा R इक्वल्स टू रो L बाई A है, R ओम होता है, रो का हमको यूनिट निकालना है, लेंथ का मीटर हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, तो रो का क्या हो गया O मीटर। तो कल हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, जो कि 10th में नहीं है फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आई होप तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। जुड़े रहिए हमारे साथ सीखने के लिए और चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।